हमारे प्रज्ञा प्रवाह परिवार के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और यह गौरव का क्षण हमारे बगल में बैठे हुए राजेश वर्मा जी द्वारा लाया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। डिप्टी कलेक्टर का पद कोई बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जिस पृष्ठभूमि से संबंधित रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित रहे हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में पिछौरा गांव है, वहाँ से जहाँ पर लगा हुआ है पिछौरा गांव, अर्थात गांव अपने आप में पिछड़ेपन का द्योतक है, और वहाँ से आकर के इन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की और आगे बढ़े। किसान परिवार के बेटे, ग्रामीण पृष्ठभूमि, जहाँ पर गांव के लोग सिपाही, दरोगा, लेखपाल, इन सब के बारे में ही देख पाते हैं, सोच पाते हैं। वहाँ का कोई एक माटी का लाल आगे बढ़ता है और डिप्टी कलेक्टर के रूप में प्रतिष्ठापित होता है, तो निश्चित रूप से न केवल इनके लिए बल्कि उस पूरे परिवेश के लिए गौरव का और प्रेरणा का पल होता है। और इसके लिए मैं राजेश जी को बधाई देता हूं। और इनके संदर्भ में महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है जो राजेश वर्मा जी पर पूरी तरह से फिट बैठती है। जितने सुमन कंटकों में जिनका जीवन पुष्प खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। निश्चित रूप से ढेर सारे कांटे इनके जीवन पथ पर भी आए, लेकिन आज उन कांटों से ऊपर उठ करके ये डिप्टी कलेक्टर की सुगंध बिखेर रहे हैं। राजेश वर्मा जी की जो एक किसान के बेटे से डिप्टी कलेक्टर तक की जो यात्रा रही है, इस यात्रा में जो जो पड़ाव आए हैं, आप उन्हीं से समझिए और जानिए। निश्चित रूप से यह प्रतियोगी बंधुओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हमें यहाँ तक जो सफलता मिली है उसमें बहुत सारे लोग यात्रा का पड़ाव रहा है, पिताजी से माताजी और जो भी आपके यात्रा में जुड़े हुए लोग रहे हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिली, जिनसे आपसे प्रेरणा मिली, बताएं। जी सर। तो मुझे एक लंबा दौर देखना पड़ा है। मैं एक तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ जहाँ निकलने का मौका नहीं मिलता, सोच भी नहीं पाते हैं लोग। लेकिन इसमें चूँकि गांव में हमारी पढ़ाई हुई, मैक्सिमम पढ़ाई मैंने BA MA घर पे ही रहते हुए किया, और उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद आया। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा। जैसे कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो समस्याएं आती हैं वहाँ पे, इन चीज़ों के बारे में जागरूकता नहीं होती है। लेकिन मुझे अपने दोस्तों के माध्यम से जागरूकता मिली थी, मतलब इसके बारे में जानकारी मिली थी। और दूसरी बात, मैं माता पिता के बारे में बोलूँगा कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे पिताजी सामान्य से बस हिंदी जानते हैं। माताजी हमारी कोई भी शिक्षा नहीं ली है उन्होंने। लेकिन एक जो अच्छा साथ मिला मुझे, मेरे भैया का मिला था। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, और उनके संदर्भ में मैं बस एक वाक्य कहूँगा कि उनके जैसा जिसका भी भाई होगा, वो अगले भाई को मनचाहा पद दिलवा सकता है। बस मैं उनके साथ उन्होंने मुझे पूरी तरह से सहयोग किया। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर बाहर आने की, तो वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस दिन ठानोगे उस दिन बाहर निकलोगे। तो आप अपने जीवन का एक लक्ष्य तय कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो किसी शिक्षा हो, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, खेल कूद भी अभी उसकी भी हमारे देश में बहुत समस्याएं हैं। आप उस क्षेत्र में जाना चाहोगे। फिलहाल मैं अपने बारे में बात करता हूँ जो हमने किया, और उससे आपको सीख लेनी चाहिए। तो हमने अपने जीवन में, शायद मुझे याद है कि मैं 12वीं में था, तब मैंने तय किया कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। फिर मैं आया, इलाहाबाद आया हूँ अपना पढ़ाई करने के बाद। लगभग 2015 से मैं मेंस दे रहा हूँ। मुझे काफ़ी सारी असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। और फिर उसमें जो एक समस्या थी वो निबंध की थी। निबंध में मुझे नंबर कम आते थे, बहुत कम नंबर आते थे। मतलब 150 में 60-65 नंबर आते थे मुश्किल से। तो वो एक समस्या होती थी। तो उसका जो सर का प्रज्ञा प्रवाह चैनल है, मैं ऐसे ही यूट्यूब पर जनरली सर्च किया तो एक चैनल मुझे मिला, और मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह भी दिया कि वो आप वहाँ से जुड़िए, विद्युत्मा जी ने। और फिर उससे हमने सीखा, और उसका केवल निबंध में ही प्रयोग नहीं किया, उसका प्रयोग हमने अन्य चीज़ों में भी किया। मतलब जैसे GS के सब जितने भी पेपर थे। ऑप्शनल हमारा भूगोल था, तो उसमें उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी क्रिएटिविटी मुझे मिली वहाँ से
कि आप वहाँ कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जिससे एक जो युवा वर्ग है, जो तैयारी कर रहे हैं लोग, संघर्ष कर रहे हैं, जो हिंदी मीडियम वाला मामला है। मैं 23वें रैंक पे हूँ और हिंदी मीडियम से हूँ। तो हिंदी मीडियम के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैं भी एक समय था कि कोसता था कि हिंदी मीडियम के रिजल्ट ख़राब आते हैं, लेकिन इसके संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि आप हिंदी मीडियम को कोसिए, इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने कमियों को ढूंढिए। आपके अंदर बहुत सारी कमियां होंगी। जैसे मेरे अंदर जो था, इसके पहले मैंने निबंध में कम नंबर आते थे, लेकिन निबंध में नंबर कम क्यों आते हैं ये चीज़ नहीं ढूंढा था मैंने। हाँ, एक चीज़ था कि यूपीएससी में हमारे निबंध में अच्छे नंबर आते थे, लेकिन दोनों, यहाँ यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों में अंतर है। वहाँ के लिखने के तरीके में, मैं यूपीएससी का फार्मूला यहाँ अप्लाई करता था तो नंबर नहीं आते थे। फिर हमने यहाँ के स्टैंडर्ड पर काम किया तो सर का मिला मुझे कि आप यहाँ पे काम, मतलब अच्छा, फिर आई होप कि अच्छे नंबर आए होंगे तभी मैं इस पद पर आया हूँ। और उसके बाद जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि आप प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे। मुझे याद है कि अब की बार हमने प्रैक्टिस किया, हमारे मतलब रूम पे ही बैठ के पहले प्रैक्टिस किया, तो उसमें हम पीटी का रिजल्ट आने से पहले लगभग मुझे याद है 40-50 टेस्ट सीरीज मैंने सॉल्व की थी। घर पे ऐसे 5 टेस्ट क्वेश्चन उठाइए, उसमें कुछ नहीं ढूंढना है, मार्केट में आपको सब कुछ अवेलेबल है, आप उसको उठाइए विद टाइम मैनेजमेंट के साथ। जैसे एक प्रश्न पे आपको कितने समय देने हैं, उस टाइम को, पहले तो बहुत सारे समय लगेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते वो विद टाइम आ जाएंगे। आप उस पे काम करिए, प्रैक्टिस सेट पे काम करिए, और उसके बाद अगर आपकी क्षमता है तो आप कहीं, मतलब चाहते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी कोचिंग संस्थान से ही जुड़ के कुछ करें, लेकिन आप घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जुड़ने से आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन और यहाँ पे जो सर के चैनल है ये निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो डिमांड होती है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान नहीं पाते, मिस करते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी। और उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपको जो वहाँ से हमने सीखा था उसको हमने इंटरव्यू में भी अप्लाई किया, हमारे व्यक्तित्व के निखार में भी वो चीज़ें आई। और हाँ, इतना ही इन चीज़ों पे हमने काम किया था, और कमियों को अपने ढूंढते हुए यही था किया, और सफलता आपके साथ है। और आप सर के माध्यम से, सर के गाइडेंस में चल सकते हैं। सर से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि इस प्रज्ञा प्रवाह चैनल पर अभी इन्होंने केवल हिंदी और निबंध पे काम शुरू किया है, जिसका मैं परिणाम देख चुका हूं, और हमारे और भी मित्र हैं वो भी परिणाम देख चुके हैं, कई लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो इनसे अनुरोध रहेगा कि इस चीज़ को वो अगर और आगे बढ़ाते हैं तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी, और आप लोग उससे लाभ ले सकेंगे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा सर। धन्यवाद राजेश जी। मैं निश्चित रूप से आपके अनुरोध को स्वीकार करता हूं, और इस पर मैं काम भी करूंगा। और मैंने जो 4th पेपर है जीएस का, इथिक्स और इंटेलिजेंस, इस पर मैंने काम करना शुरू भी कर दिया है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारी कमियां हैं, हमें अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए। मैं जो प्रतियोगी बंधु हैं उनके हित में, जो आपका एग्जामिनेशन हाल का अनुभव रहा है, जब आप परीक्षा दे रहे थे उस समय जो आपका प्रस्तुतिकरण रहा, उसके संदर्भ में आपने कौन सी रणनीति अपनाई, 2-4 शब्द इसके बारे में बोलेंगे तो और सही रहेगा। सर, इसमें हमने जो प्रस्तुतिकरण में किया, इसके लिए हमने पेपर, मतलब परीक्षा भवन से पहले एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ गए, आपके पास पेपर आ गया जी सर। 3 घंटे में आपने कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, उसमें क्या समस्याएं आई, और क्या आप और करते कि आप फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लेते? क्या आपको लगता है कि आपने अपना वहाँ पर संपूर्ण प्रदर्शन किया? अगर किया तो बताइए किस रूप में किया, और नहीं कर पाए तो उसके कौन से कारण रहे? इस समय जो समस्या, मुख्य परीक्षा भवन की जो समस्या आ रही है वो है टाइम मैनेजमेंट की। आप बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन विद टाइम आप उनको एक्सप्लेन कर पाएँ, ये आपके लिए मुश्किल होता है। मेरे साथ भी ये समस्या हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें सुविधा तब मिली जब हम बता रहे हैं, जैसे हमने कहा कि पीटी का रिजल्ट आने से पहले ही मैंने 40-50 टेस्ट, मतलब पेपर पे काम कर चुका था, मैं उनका आंसर राइटिंग कर चुका था, तो इसका मुझे लाभ मिला था वहाँ पे। तो हमने टाइम को बांट रखा था कि मुझे ये इतने प्रश्न इतने समय में करना है, तो वो आप अपनी तरफ से करें, अपनी सुविधानुसार करें, और उनको जिद करें कि हमें ऐसा करना ही है। और दूसरी बात, मेरे साथ जो समस्याएं आई हैं वो मेरे साथ भी लगभग
हर पेपर में हिंदी और निबंध को नहीं कहेंगे वो, चूँकि उसमें टाइम पर्याप्त होता है, लेकिन अन्य प्रश्नों में ऑप्शनल और इसमें जीएस में लास्ट के 2-4 मिनट कम पड़ जाते थे। मतलब जैसे कि मेरा जो रणनीति थी, मुझे बड़े प्रश्न, जीएस के बड़े प्रश्न 11 मिनट में एक करने होते थे, लेकिन हमें लास्ट में 15 मिनट में हमें 2 प्रश्न करने पड़ते थे। ऑप्शनल में 35 मिनट का एक जो 3 का जोड़ा होता है, 3 मतलब 3 एक साथ प्रश्न होते हैं, उनके लिए 35 मिनट होना चाहिए, लेकिन दोनों पेपर में हमें 15-15 मिनट में करने पड़े। आई होप कि वहाँ पे हम थोड़ा सा अगर 5-5 मिनट का टाइम मैनेजमेंट और अच्छा बेहतर किया होता हमने, तो और अच्छी रैंक होती हमारी। फिलहाल मैं अपने इस रैंक से संतुष्ट हूँ और एक अच्छी रैंक है। और लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को लेके टाइम मैनेजमेंट को बहुत बेहतर करना होगा। इसके बिना आप मतलब समस्या बढ़ सकती है आपकी। और प्रैक्टिस करिए, जिन प्रश्नों पर नहीं आ रहे हैं चीज़ों को जानिए, समझिए और हाँ अच्छे से मेहनत करिए। अच्छा, प्रस्तुतिकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है परीक्षा के संदर्भ में, पेपर के संदर्भ में। तो जो प्रस्तुतिकरण है, जैसा कि अभी आप हमसे चर्चा कर रहे थे तो उसमें आप बता रहे थे कि जो निबंध का प्रस्तुतिकरण था, इसमें हमने निबंध के प्रस्तुतिकरण किस रूप में किया जाए, गंगा नदी के संदर्भ में मैंने एक उदाहरण दिया था। तो आपने उसको किस रूप में प्रयोग किया प्रतियोगी बंधुओं के संदर्भ में, इसको अपनी बात को रखें। सर, किसी भी प्रश्न का 3 भाग होते हैं मुख्यतः, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और कंक्लूजन। जी जी। तो इंट्रो मतलब आपको हर तीनों पार्ट की अलग अलग रणनीति होती है। इंट्रो में ये करवाया जाता है कि आप एक अच्छे कदम के साथ शुरुआत करें और क्या कहना चाह रहे हैं आगे, उन पे बात करें। और ये चीज़ 10% में होता है, उसके बाद 80% में होता है कि आप जो प्रश्न की मुख्य मांग है आप उसके अनुसार काम करें। कंक्लूजन में एक सुझाव के साथ और एक भावी उद्देश्य के साथ उसको कंक्लूड किया जाता है। तो निबंध में हमने सर के मतलब निबंध में मुख्यतः कोटेशन से शुरू किया था या लाइनों के माध्यम से। तो एक उसमें से मुझे याद आ रहा है जो निबंध के संदर्भ में हमने किया था, गंगा स्वच्छता के संदर्भ में कोई निबंध था, मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है। तो उस पर एक हमने कोटेशन ये तैयार किया था कि एक बार अकबर और बीरबल दोनों लोग सभा में थे, तो अकबर बीरबल से पूछते हैं कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो वहाँ पे बीरबल कहते हैं कि यमुना। अकबर इसको देख के इसको सुन के चौंक जाते हैं। तो वो अकबर बीरबल से कहते हैं कि फिर गंगा, सारे लोग तो गंगा को मानते हैं, तो अकबर ने कहा कि गंगा नदी ही नहीं है, वो अमृत है। तो मैंने यहाँ से इस प्रश्न की शुरुआत यहाँ से की थी और अंत यहाँ पे। ये उदाहरण आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? सर, आप ही के चैनल से हुआ। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने, खासकर जो थोड़े से जैसे एक उसका धर्मनिरपेक्षता का था, उनका प्रयोग हमने इथिक्स वाले पेपर में बहुत अच्छे से किया था। आई होप कि सर आप बाद में ये 4th पेपर में बाद में काम किए, हमें बस हिंदी और निबंध की गाइडेंस मिली थी, उस पर नहीं काम कर, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के निबंध का हमने वहाँ पे बखूबी इस्तेमाल किया था। और उसके बाद सर, और इसी जो हम बता रहे हैं इसको कंक्लूड हमने इस बात से किया, हमने वहाँ पे गंगा के बारे में समस्याओं को दिखाया, फिर एक सुझाव दिया यहाँ पे ऐसा, फिर लास्ट लाइन हमने ये लिखा था कि आइए अब हम इस जो नदी प्रदूषित हो चुकी है इसको फिर से अमृत बनाएं। तो इस प्रकार से, तो ये जाहिर सी बात है कि एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था और इसका प्रभाव एग्जामिनर पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों का योगदान रहा कि मतलब जो हमारे रैंक में आज मतलब नाम है, इसका प्रभाव पड़ा था। जैसा कि राजेश जी ने अभी अपने अनुभव साझा किए हम लोगों से कि प्रस्तुतिकरण किसी भी परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है और उस पर उन्होंने अच्छा काम किया। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा जो राजेश जी ने किया कि जो आपकी कमियाँ हैं, जो बिखराव हैं, उनको दूर करें। जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है, शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। तो जो आपकी ऊर्जा का जो बिखराव है भिन्न भिन्न रूपों में, विशेष रूप से आपको प्रैक्टिस के संदर्भ में प्रश्नों को जितना अधिक से अधिक आप बार बार लिख करके अभ्यास करेंगे, वह आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा केंद्रित होगी और अंततः वह रैंक के रूप में तब्दील होगी, जैसा कि राजेश जी के संदर्भ में तब्दील हुई। और इनके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा,
एक पुराणों का बहुत अच्छा श्लोक है, मैं चाहूँगा कि अपने जीवन में उसको लाएं। और उसमें कहा गया है कि ना तु अहम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम यत्तु अहम कामये तत्प्राणिनाम आर्ति नाशनम। मुझे ना तो राज्य की कामना है, ना मुझे स्वर्ग की कामना है, ना मुझे पुनर्जन्म की कामना है। मेरी केवल एकमात्र कामना यही है कि जो प्राणी पीड़ा से ग्रसित हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके राजेश जी हों अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, और जो मानवता है उसको विजयी बनाएं, उसको साकार बनाएं। ईश्वर ने इनको जीवन दिया, ईश्वर ने इनको अच्छे माँ बाप और अच्छे भाई दिए, और इसी रूप में मैं चाहूँगा कि जो हैं भूले भटके उनके भी जीवन को एक नई दिशा दें, और एक राजेश नहीं कई राजेश डिप्टी कलेक्टर के रूप में या अन्य पदों पे जहाँ वो जाना चाहे वहाँ पर पहुँचे, और राजेश एक व्यक्ति नहीं, राजेश एक व्यक्तित्व बने, राजेश एक ब्रांच बने, और भिन्न भिन्न वो ब्रांच, जैसा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मोटो है कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, उन वृक्षों के रूप में अपने आप को साकार करें। धन्यवाद।